आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। अच्छा सर जी, वो न्यूज़ क्या है, क्या बताने वाले हैं? तो देखिए, आज की ये जो क्लास है, बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस की लास्ट क्लास है। क्या है? लास्ट क्लास है। ऐसा क्यों सर जी? क्योंकि आज आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा एमसीक्यू। ठीक है, एमसीक्यू सिलेबस आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैंने 4 से 5 मॉडल पेपर दिए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है प्लेलिस्ट का, जा कर के आप सारी क्लासेस को देख सकते हैं मैंने कितनी मेहनत करी है। तो प्लीज़ इस मॉडल पेपर को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसमें आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का होम साइंस यानी गृह विज्ञान। न्यू बैच तो आप लोगों का स्टार्ट ही है 2024 एग्जाम के लिए, 2025 एग्जाम के लिए। यह क्लास 2026-2027 एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, आपका जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड पर आपके पेपर का नाम लिखा रहता है फंडामेंटल ऑफ न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। इसके आगे लिखा रहेगा कि इसका एग्जाम कब है। ठीक है, देखिए, यानी पोषण और मानव विकास के मूल तत्व। मॉडल पेपर 4 है, क्लास 4 है। मैंने 4 से 5 मॉडल पेपर दिए हैं, मुझे ठीक से याद नहीं है, लगभग ये 5वां मॉडल पेपर है। ठीक है, कोई बात नहीं है, 4 से 5 मॉडल पेपर है, आप सभी को एकदम शानदार तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है, इनके होम साइंस का जो गृह विज्ञान है उसका पेपर कोड है HSC 101। आपके विश्वविद्यालय का जो भी पेपर कोड होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, चले अब आज की इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर विथ इंपॉर्टेंट नोट्स। आप सभी को पता है, जो बच्चे कंटिन्यू हमारे साथ पढ़ रहे हैं इनको पता होगा, नोट्स के साथ आपकी क्लासेस कराई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 50 क्वेश्चंस बता दिया गया और 100 क्वेश्चंस लिख दिया गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, देखिए ध्यान रखिएगा, गिनती के 1 2 3 4 5 6 105 तक मैंने गिनती के क्वेश्चंस रखे हैं इसमें, ऐसा नहीं है कि 85 क्वेश्चंस है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अब एग्जाम की बात करते हैं तो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी और राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी है, मां सुकुम्बारी यूनिवर्सिटी है। जहाँ भी आपके ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं उन सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। यानी उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ उन बच्चों का, उन बच्चों के जो कॉलेज हैं उनके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, बाकी आप लोग ध्यान से देखेंगे। चले आगे बढ़ते हैं। इसमें पहला प्रश्न आपका है, लार किसके पाचन में सहायक है? देखिए 2018 से, ठीक है, 2018 से लेकर के 2024 के बीच में जितने भी प्रश्न आपके बने हैं उसको मैंने इस क्लास में रखा है। ठीक है, 105 प्रश्नों में मैंने इन्हीं को रखा है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्लास है। ठीक है, तो लास्ट तक जरूर देखेंगे आप सभी लोग। देखिए 105 प्रश्न लास्ट तक देखेंगे तो समय ज़्यादा लगता है, नींद आने लगती है, तो 2 बार में आप लोग देख लीजिएगा, आधा आधा करके। ठीक है, अगर पूरा देख सकते हैं तो पूरा देख लेंगे। पहला प्रश्न है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? ठीक है, तो जो हमारे मुंह में लार होता है ये किसके पाचन में सहायता करती है? स्टार्च के, वसा के, फाइबर के या फिर प्रोटीन के? तो ये स्टार्च के पचने में सहायता करता है लार। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब यहाँ आप की पॉइंट देखिएगा, ये नोट्स देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपके प्रश्न एग्जाम में आएंगे। लार में एंजाइम टायलिन होता है। ठीक है, लार में कौन सा एंजाइम होता है? टायलिन। टायलिन, ध्यान दीजिएगा, लार में कौन सा एंजाइम होता है? टायलिन एंजाइम होता है, जिसे पत्यालीन भी कहा जाता है, जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। इस प्रकार भोजन का पाचन मुंह में शुरू होता है। यानी लार में टायलिन एंजाइम होता है, जो टायलिन एंजाइम होता है ये स्टार्च को, ठीक है, स्टार्च को पचने में सहायता करता है और जो स्टार्च होता है यह शर्करा में तोड़ देता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछता है कि मानव शरीर में जो भोजन का पाचन है वो कहाँ से शुरू होता है? तो मुंह से शुरू होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये जो सारे नोट्स हैं और ये पीडीएफ है बिल्कुल फ्री में आपको मिलेगा, आपको एक भी पैसा नहीं देना है। ठीक है, क्या करना है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, आपके यूनिवर्सिटी से संबंधित जितने भी अपडेट रहते हैं वो भी टेलीग्राम ग्रुप में ही सेंड किए जाते हैं, क्योंकि बार बार वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप मोस्टली आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ये सारे नोट्स और पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिलेंगे, एक भी पैसा नहीं देना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन भी होता रहेगा और सारे नोट्स पीडीएफ मिल जाएंगे आपको। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? देखिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने से होगा कि जब आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा तो आप क्वेश्चन पेपर भी सेंड कर सकते हैं, उसका मैं सॉल्यूशन करा दूंगा। ठीक है,
चले, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? यानी रक्त में जो पोषक तत्व होते हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ से अवशोषित होता है? पेट से, मुंह से, बड़ी आंत से या छोटी आंत से? तो छोटी आंत से, ठीक है। छोटी आंत से जो रक्त में पोषक तत्व होते हैं, ये छोटी आंत से सबसे ज़्यादा पोषक तत्व खींचता है रक्त, ठीक है, अवशोषित करता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। तीसरा प्रश्न है आपका, पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित होता है? यानी पाचन के बाद जो प्रोटीन होता है वो किस में बदल जाता है? तो यह अमीनो अम्ल में बदल जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। देखें, ऑप्शन में कभी कभी एसिड लिख करके देता है तो घबराइएगा नहीं, ठीक है। चाहे अमीनो अम्ल लिख करके ऑप्शन में दे, चाहे अमीनो एसिड लिख करके दो, दोनों एक ही होता है। एसिड को अम्ल कहते हैं हिंदी में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो पाचन के बाद जो प्रोटीन होता है यह एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, एमिनो एसिड में परिवर्तित हो जाता है। वीडियो को लाइक भी करते चलेंगे, ठीक है। अगर आप ज़्यादा लाइक करते हैं तो यूट्यूब ऑटोमेटिक इस क्लास को बाकी बच्चों के पास रिकमेंड करेगा, यानी भेजेगा। तो मोस्टली आप लोग सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक भी जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए, चौथा प्रश्न है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो यह छोटी आंत से है, ठीक है, मैंने अभी ऊपर बताया है आपको। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा प्रश्न आपका पूछा गया है, लार में एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के में टूटने की शुरुआत करते हैं। यानी जो लार में एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट है यह साधारण शर्करा में टूटने की शुरुआत करते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। छठा प्रश्न आपका पूछा गया है, विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की सहायता से होता है त्वचा में, वसीय ऊतकों में, यकृत में या पित्ताशय में? तो आप सभी लोग जानते हैं सूर्य में विटामिन डी होता है और इसका जो संश्लेषण होता है यह हमारे त्वचा में होता है, तभी तो हमको विटामिन डी मिलेगा सूर्य से, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। सातवां प्रश्न आपका पूछा गया है, हरी पत्तेदार सब्जियां उच्च स्रोत हैं लौह लवण की, कैल्शियम की और प्रोटीन की? तो इन सभी की डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 8 आपका पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे, प्रोटीन को गर्म करने पर प्रोटीन, यानी जब प्रोटीन को गर्म किया जाता है तो प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाता है? बर्फ की तरह हो जाता है? नहीं होता है। कोएगुलेट हो जाता है? यह भी नहीं है। मुलायम हो जाता है? यह भी नहीं है। उपरोक्त में से कोई नहीं। डी ऑप्शन आपका राइट है। 2024 में यह प्रश्न आपका पूछा गया था, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, अगर आपके ऑप्शन में दे दिया कि होता है ऐसा कि प्रोटीन को अगर गर्म करेंगे तो उसमें परिवर्तन होगा, जाहिर सी बात है, लेकिन आपको पता नहीं है, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखें, प्रोटीन को गर्म करने पर कई तरह के बदलाव होते हैं, जैसे प्रोटीन की जैविक क्रियाशील नष्ट हो जाती है, ठीक है। प्रोटीन अविलीय होकर अस्कंदित हो जाता है। प्रोटीन की संरचना में बदलाव होता है, ठीक है। प्रोटीन टूटकर जहरीला बन जाता है। प्रोटीन सिकुड़ जाता है। प्रोटीन की तृतीय संरचना नष्ट हो जाती है प्रोटीन को गर्म करने पर। इतनी सारी परिवर्तन होते हैं, ठीक है, लेकिन आपके ऑप्शन में दिया ही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसीलिए आपका राइट होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए, इसीलिए मैं बोल रहा था कि आप लोग ये जो पीडीएफ नोट्स है टेलीग्राम ग्रुप से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका कोई पर्सनल बात है, कोई दिक्कत है तो भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर सारी सुविधा है, ठीक है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण रोग है, तो क्वार्शरवोरकर और मरासमस ये दोनों प्रोटीन के कारण रोग होते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है, ए और बी दोनों। देखिए, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशियोरकर रोग होता है और मरासमस रोग होता है, दोनों आप लोग ध्यान रखिएगा। 10वां प्रश्न आपका पूछा गया है, विकासात्मक कार्य का प्रतिपादन किया था जीन पियाजे ने, एरिक्सन ने, हैविंगहर्स्ट ने या फिर फ्रायड ने? विकासात्मक कार्य, ठीक है, विकासात्मक कार्य का प्रतिपादन हैविंगहर्स्ट ने किया था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 11 आपका पूछा गया, यह भोजन समूह हमारे शरीर की ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत है। कौन सा भोजन समूह है जो हमारे शरीर की ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत है? तो वो है वसा, तेल और मिठाई। सर जी, मिठाई में क्या होता है? क्या हमसे ऊर्जा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। देखिए, मिठाई में क्या होता है? चीनी होता है। चीनी क्या है? शर्करा है, ठीक है। शर्करा से हमें क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है मिठाई से ऊर्जा मिल रहा है तो क्या करेंगे कि आधा किलो चीनी खा लें, ऊर्जा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, नुकसान होगा आपका, ठीक है। ब्रेड, अनाज, चावल
और पास्ता समूह का एक अच्छा स्रोत है। किस समूह का अच्छा स्रोत है? तो देखिए अनाज, चावल में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। पास्ता, अनाज और ब्रेड, इन सभी में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है हमारे शरीर में? तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, सोयाबीन किसका अच्छा स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, वसा का या फिर विटामिन का? सोयाबीन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। बी ऑप्शन आपका राइट है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में ही पाया जाता है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। वो कौन सा सोयाबीन है? तो जो आप लोग सब्जी बनाते हैं वो दूसरा सोयाबीन होता है, और वो खरी होता है। जैसे सरसों का तेल निकलाता है तो उसमें से क्या होता है? खरी निकलता है। उसी तरह से सोयाबीन का जब तेल निकाला जाता है तो उसमें से खरी निकलता है। तो जो आप लोग सब्जी बनाते हैं ये खरी होता है सोयाबीन का। ठीक है, और जो इसका अलग से बीज मिलता है, ठीक है, शॉप पर जा कर के आप लोग खरीद सकते हैं। ठीक है, चले प्रश्न नंबर 14 क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है और इसलिए इसे हर रोज लेना आवश्यक है? देखिए पानी में घुलनशील विटामिन बी और सी होते हैं। ठीक है, और बाकी वसा में घुलनशील होते हैं, जैसे ए, डी, ई, के। ठीक है, ये वसा में घुलनशील होते हैं। बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। तो सी दिया है, विटामिन सी क्या है? जल में घुलनशील है, जिसे डेली हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। प्रश्न नंबर 15 क्या है? भोजन को अधिक वसा में पकाना है, तलना, ठीक है, शॉर्टनिंग, पैन ब्राइलिंग या उबालना? भोजन को अधिक वसा में यानी तलेंगे। ठीक है, भोजन को अत्यधिक मात्रा में यदि हम तलेंगे और तल करके खाएंगे तो क्या हमारा फैट बढ़ जाएगा। ठीक है, मोटापा होगा अगर ज़्यादा तल करके भोजन खाएंगे। तो यही यहाँ पर ये कह रहा है, भोजन को अधिक वसा में पकाना है, तलना है। जब आप तलेंगे तो भोजन में अधिक फैट आएगा, तेल आएगा, तो आपके शरीर का फैट बढ़ेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये सभी 2024 में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। आग में खुला खाना पकाना होता है, भुनना, ब्राइलिंग, ब्राइलिंग यानी बॉयलिंग। ठीक है, जैसे आप लोग उबालते हैं उस तरह से, ब्रेजिंग, तलना। ठीक है, तो आग में खुला खाना पकाना भुनना होता है। ठीक है, क्या होता है? ये आपका, हम लोग गांव में इसे बुलाते हैं क्या? भूजना। ठीक है, भूजना। और ये बाकी ये किताबी भाषा है भुनना। आग में खुला खाना पकाना क्या होता है? भुनना होता है। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर आपको भुनना है तो क्या करेंगे? आप आग को खुले में ही किसी भी चीज़ को हम खुले आग में ही भून सकते हैं उसे। ठीक है, चलिए 17 नंबर प्रश्न है, पोषण के अनुसार भोजन पकाने की सबसे अच्छी विधि है। तो पोषण के अनुसार भोजन पकाने की सबसे अच्छी विधि उबालना होता है। ठीक है, अगर उबाल करके खाएंगे तो हमको ज़्यादा पोषण मिलेगा। ठीक है, तल भून कर खाएंगे तो किसी भी वस्तु का, मान लीजिए सब्जी है, सब्जी को तल भून कर ज़्यादा खाएंगे तो उसका पोषक तत्व तो खत्म हो जाएगा, लेकिन उबाल करके खाएंगे तो अत्यधिक पोषक मिलेगा। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 18 क्या है? छिलके वाली सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो छिलके वाली सब्जियों को धोने से विटामिन सी निकल जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बी ऑप्शन आपका राइट है। छील करके अगर सब्जियों को धोएंगे तो क्या विटामिन सी निकल जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 19 आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन मजबूत हड्डियों के निर्माण के लिए कैल्शियम के साथ काम करता है? तो मजबूत हड्डियों, ठीक है, मजबूत हड्डियों के निर्माण के लिए ये विटामिन डी जो होता है कैल्शियम के साथ मिलकर के काम करता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 20 आपका पूछा गया, विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है या फिर एस्कॉर्बिक एसिड लिख करके देता है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। देखें, जितने भी विटामिन हैं सभी विटामिनों के नाम आप याद कर लीजिएगा, रासायनिक नाम। ठीक है, वैसे मैंने मॉडल पेपर में तो बताए हैं, सभी मॉडल पेपर आप लोग देख लीजिएगा। सभी विटामिनों के नाम याद कर लीजिएगा। ये प्रश्न 100% आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं हर साल हर यूनिवर्सिटी में। इनमें से कौन सी सब्जी एक फूल है जो हम खाते हैं? बताइए। तो ब्रोकोली, ठीक है, ब्रोकोली एक फूल है, एक सब्जी वाली फूल है जिसे हम खाते हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, आलू तो आपका फूल नहीं है, स्क्वाश भी आपका फूल नहीं है, सलाद पत्ता भी आपका फूल नहीं है। ब्रोकोली एक सब्जी वाला फूल है जो हम खाते हैं। प्रश्न नंबर 22 क्या है आपका?
मनुष्य की मौलिक आवश्यकताएं हैं। मनुष्य की मौलिक आवश्यकताएं क्या हैं? भोजन है, वस्त्र है और मकान है। ये सभी डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 23 आपका पूछा गया मोटर स्किल्स के प्रकार हैं। ग्रास मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल, ये दोनों मोटर स्किल के प्रकार हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है दोनों। प्रश्न नंबर 24 है आपका सिर से पैर की तरफ होने वाला विकास कहलाता है। तो सिर से पैर की तरफ जो विकास होता है इसे सीफेलोकार्डल कहा जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, सिर से पैर के तरफ होने वाला विकास क्या कहलाएगा? सीफेलोकार्डल कहलाएगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न है आपका गर्भावस्था होती है 260 दिन की, 280 दिन की, 365 दिन की या 220 दिन की? 280 दिन की गर्भावस्था होती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 26 पूछा गया गुणसूत्र शिशु के लिंग निर्धारण हेतु जिम्मेदार होते हैं। कौन से गुणसूत्र? तो एक्स गुणसूत्र और वाई गुणसूत्र, ये दोनों गुणसूत्र शिशु के लिंग यानी वह बच्चा है या फिर बच्ची है इसके निर्धारण के लिए एक्स और वाई गुणसूत्र जिम्मेदार होते हैं। तो दोनों आपका राइट है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 27 है प्रीनेटल अवस्था होती है। प्रीनेटल अवस्था मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो गर्भाधान से जन्म तक जो होती है ये प्रीनेटल अवस्था होती है। ठीक है, प्रीनेटल अवस्था ध्यान रखेंगे। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 28 है आपका कन्या के विवाह की नवीन न्यूनतम उम्र है 21 साल है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नवीन पूछा है, ध्यान रखिएगा, 20 साल नहीं है, 18 साल नहीं है। ठीक है, 18 साल 20 साल नहीं है। क्या पूछा है? नवीन न्यूनतम उम्र। ठीक है, तो नवीन प्रेजेंट टाइम में 21 साल है। बच्चियों के शादी की उम्र का जो शादी की उम्र का जो विवाह करने का जो उम्र है 21 साल है। ठीक है, 28 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 29 आपका पूछा गया है गर्भकालीन अवस्था होती है तो 280 दिनों की होती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये को करिकुलर कोर्स में भी आपके पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 30 है शारीरिक विकास आरंभ होता है। शारीरिक विकास देखें गर्भावस्था से भी होता है, गर्भाधान से भी, भ्रूणावस्था से भी मान सकते हैं शारीरिक विकास का आरंभ। ठीक है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि तीनों हो सकते हैं। ठीक है, तो इनमें से तीनों हम ऑप्शन में लगा नहीं सकते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, इन तीनों में से कोई नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 31 नंबर। ये प्रश्न आपका पूछा गया था 2023 में या फिर 24 में पूछा था ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे 2024 में शायद पूछा है। प्रश्न नंबर 31 है दूध के दांतों की संख्या होती है तो 20 होती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 32 क्या है बालक के विकास का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? व्यायाम, निद्रा, पोषण या फिर स्वच्छता? बालक के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण घटक पोषण होता है बालक के विकास के लिए। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 33 आपका पूछा गया है अस्थियों यानी हड्डियों व दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक है आयोडीन, कैल्शियम, लौह तत्व या फिर कार्बोज? बिल्कुल, कैल्शियम जो है ये आपके हड्डियों या फिर अस्थियों या और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 34 आपका पूछा गया पूर्व बाल्यावस्था का समय होता है। पूर्व बाल्यावस्था का जो समय होता है 2 से 6 वर्ष तक होता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 35 क्या है आपका सामाजिक विकास की विशेषताएं हैं। तो आरंभिक सामाजिक प्रतिक्रियाएं, बालकों के साथ प्रतिक्रिया, सामूहिक प्रतिक्रिया, ये सभी ठीक है सामाजिक विकास की विशेषताएं हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा एक बात मैंने बताना भूल गया हूँ, देखिए आपका हिंदी है। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास है यानी मेडाइवल हिस्ट्री, और एशियंट हिस्ट्री है यानी प्राचीन इतिहास है। आपका इकोनॉमिक्स है यानी अर्थशास्त्र है, सोशोलॉजी है यानी समाजशास्त्र है। ठीक है, तो हिंदी, इकोनॉमिक्स, मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास और समाजशास्त्र, इन सभी का मैंने जो एमसीक्यू सिलेबस है वो पूरा करा दिया है। ठीक है, तो इन सभी में से किसी एक सब्जेक्ट को आपने लिया होगा तो ज़रूर जा कर के देख लेंगे। ठीक है, चलें प्रश्न नंबर 36 है आपका बचपनावस्था की कुछ विशेष सामाजिक क्रियाएं हैं। धन्याकर्षण, अनुकरण, पराश्रियता, बताइए कौन सा होगा? बिल्कुल सभी होगा। ठीक है,
बचपनावस्था की विशेष सामाजिक क्रियाएं होती हैं। ध्यान आकर्षण यानी ध्यान का आकर्षण होगा, अनुकरण होगा, पराश्रयता होगा। ये सभी डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 37 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी प्रारंभिक बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। ठीक है, विशेषता नहीं है बाल्यावस्था की, कौन सी विशेषता भैया बताइए, कौन सी बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। तो देखें, प्री गैंग उम्र भी होता है, अनुकरणीय आयु भी होता है, पूछताछ उम्र भी होता है प्रारंभिक बाल्यावस्था की, लेकिन खेलने की उम्र नहीं होती है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 38 आपका पूछा गया, प्रारंभिक बचपन का आयु समूह क्या है। 2 से 4 वर्ष प्रारंभिक बचपन का समूह होता है, या फिर 2 से 4 वर्ष तक प्रारंभिक बचपन का आयु समूह होता है, या फिर 2 से 6 वर्ष, या फिर 4 से 7 वर्ष। बताइए प्रारंभिक बचपन का आयु समूह क्या है। बिल्कुल 2 से 6 वर्ष तक प्रारंभिक बचपन का आयु समूह होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 39 है आपका, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अक्षर या फिर वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ये ऑप्शन आपका राइट है 39 का। प्रश्न नंबर 40 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता है। परिपक्वता, प्रेरणा, ऊंचाई एवं वजन, या फिर स्वास्थ्य। बताइए कौन भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता। तो ऊंचाई एवं वजन ये भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 41 पूछा गया है, बालक के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है परिवार की, विद्यालय की और समाज की। तो परिवार, विद्यालय और समाज ये तीनों बालक के सामाजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 42 आपका पूछा गया है, भाषा विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं शारीरिक स्वास्थ्य, शरीर रचना, लिंग भेद। बताइए बिल्कुल ये सभी। ठीक है, स्वास्थ्य शरीर का जो स्वास्थ्य है, शरीर का जो रचना है, लिंग भेद है, लिंग भेद मतलब ये लड़का है मैं लड़की हूँ, वो पुरुष है वो स्त्री है। ठीक है, तो ये लिंग भेद हो गया। तो भाषा का विकास जो है इन सभी से प्रभावित होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है, तुम छोटे हो मैं बड़ा हूँ। ठीक है, इस तरह से। प्रश्न नंबर 43 देखेंगे आपका क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 43 आपका पूछा गया है, भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक नहीं हैं। पारिवारिक संबंध, प्रेरणा, प्रोत्साहन का अभाव, या फिर निर्देशन। बताइए इन चारों में से कौन भाषा के विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो प्रोत्साहन का जो अभाव है ये भाषा को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 44 है आपका, नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता बुद्धि है। यह कथन किसका है। ये स्टेटमेंट किसने दिया था और कहा था कि नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता बुद्धि है। तो ये कहा था स्टर्न ने। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 45 आपका पूछा गया है, अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। यह कथन है टर्मन का, वेस्लर का, स्टर्न का, या फिर वुडवर्थ का। बताइए ये स्टेटमेंट किसने दिया था और कहा था कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। तो ये कहा था टर्मन ने। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 46 है, कौन सी अवस्था शारीरिक वृद्धि की अंतिम अवस्था कहलाती है। बचपन अवस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, या विद्यालय युग। बताइए कौन सी अवस्था है भैया जो शारीरिक वृद्धि का अंतिम अवस्था कहलाती है। तो किशोरावस्था शारीरिक वृद्धि का अंतिम अवस्था कहलाती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 47 है, परिपक्वता है। तो परिपक्वता जैविक प्रक्रिया है। डी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 47 है। ठीक है, परिपक्वता क्या है, जैविक प्रक्रिया है। मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया नहीं है, मानसिक प्रक्रिया नहीं है, सीखने की भी प्रक्रिया नहीं है, जैविक प्रक्रिया है परिपक्वता। प्रश्न नंबर 48 क्या है, बच्चों के पूर्ण विकास की प्रकृति है। मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, मनोशारीरिक, या जैविक। बच्चों के पूर्ण विकास की जो प्रकृति होती है वो मनोशारीरिक होती है। सी ऑप्शन आपका राइट है।
चलिए प्रश्न नंबर 49 देखेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से शेयर करते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे, ठीक है। कोशिकाओं में ग्लूकोज के जारण में प्रथम चरण है। जारण क्या है सर जी? तो आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ा होगा, उसमें रिएक्शन आपको पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो जारण कहते हैं रिएक्शन को, ठीक है, यानी रिएक्शन को एक तरह से जारण कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। तो वही यह कह रहा है कि कोशिकाओं में जो ग्लूकोज होता है, इसका जो रिएक्शन होता है प्रथम चरण किस में होता है? केशव चक्र में होता है, ग्लाइसोसिस होता है, किण्वन कहलाता है, या फिर इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र कहलाएगा। तो कोशिकाओं में जो ग्लूकोज के रिएक्शन है या फिर जारण में जो प्रथम चरण है, यह ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है, यानी समझ में आया। देखें, कोशिकाओं में ग्लूकोज का जो रिएक्शन होता है वो ग्लाइकोसिस के प्रथम चरण में होता है, ठीक है। चले प्रश्न नंबर 50 है आपका, किसके साथ हीमोग्लोबिन सबसे अधिक तत्परता से मिलकर टिकाऊ यौगिक बनाता है? किसके साथ मिलकर? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, CO, ठीक है, ये कार्बन मोनोडाइऑक्साइड के साथ, या फिर नाइट्रोजन के साथ? बताइए, हीमोग्लोबिन सबसे अधिक तत्परता मिलकर सबसे ज़्यादा टिकाऊ यौगिक बनता है, किसके साथ मिलकर बनता है? सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है, ध्यान रखेंगे, SO के साथ। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 51 क्या है आपका, मानव शरीर की मौलिक इकाई है। मानव शरीर की मौलिक इकाई क्या है? देखिए यहाँ पर आपका टाइपिंग में हो सकता है, यहाँ पर टाइपिंग में गलती हुई है, ठीक है, SO2 है, ठीक है, क्या है? SO2 है, ठीक है। चले, मैंने आपको बता दिया ये कामा नहीं है, 2 है, मैंने सोचा कामा है, ये कामा नहीं है, ठीक है, 2 है, ध्यान रखेंगे, SO2। प्रश्न नंबर आपका 51 क्या है, 51 नंबर, मानव शरीर की मौलिक इकाई है कोशिका, ऊतक, पेशी या हृदय? मानव शरीर की, जो हमारा शरीर है, इसका मौलिक इकाई क्या है? ये तो सभी शरीर के भाग हैं, ठीक है भैया। तो मौलिक इकाई क्या है हमारे शरीर का? तो मौलिक इकाई कोशिका होती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 52 है आपका, कोशिका की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? हक्सले ने, अरस्तु ने, रॉबर्ट हुक ने, या रॉबर्ट जोन्स ने? कोशिका की सर्वप्रथम खोज किए थे रॉबर्ट हुक ने। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 52 का। कब किए थे यह भी पूछता है आपके एग्जाम में। तो कोशिका की खोज सबसे पहले इंग्लैंड के वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने साल 1665 में की थी। प्रश्न नंबर 53 क्या है आपका, कोशिका को खुराक किसके द्वारा प्राप्त होता है? जीवद्रव्य के द्वारा, कोशिका भित्ति के द्वारा, केंद्रक के द्वारा, या सभी के द्वारा? जो कोशिका होती है हमारे शरीर में, इसको जो खुराक मिलता है ये जीव द्रव्य के द्वारा मिलता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। जैसे हमको ताकत कहाँ से मिलती है? भोजन खाने से, उसी तरह से कोशिका जो होती है, ठीक है, इसको ताकत कहाँ से मिलेगी? इसका खुराक कहाँ से मिलेगा? जीव द्रव्य से। प्रश्न नंबर 54 है आपका, कोशिका में सितारे की तरह रचना को क्या कहते हैं? यानी कोशिका में सितारे की तरह एक रचना होती है, ठीक है, तो उस रचना को क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम कहा जाता है। आपने कई बार इसका नाम सुना होगा विज्ञान में, ठीक है, सेंट्रोसोम कहा जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कक्षा 10 में, ठीक है, क्योंकि कक्षा 12 में मैथ बायोलॉजी इस तरह से हो जाता है। प्रश्न नंबर 55 है, जीवन की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? जीवन की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, जीवन की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, आमाशय में प्रोटीन व प्रोटीएज में परिवर्तन कौन करता है? आमाशय में प्रोटीएज में परिवर्तन ट्रिप्सिन करता है, काइमोट्रिप्सिन करता है, या फिर पेप्सिन, या फिर रेनिन? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो जो पेप्सिन होता है ये आमाशय में प्रोटीन और प्रोटीएज में परिवर्तन करता है, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 57 क्या है आपका, रक्त में पाया जाता है, रक्त में क्या पाई जाती है? श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स, ये सभी। डी ऑप्शन आपका राइट है, रक्त में ये सभी पाई जाती हैं, ठीक है। चले अगला प्रश्न देखेंगे।
चले, समस्त शरीर में रक्त को पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? यानी जो हमारे बॉडी में खून है, ठीक है, वो खून हमारे बॉडी का एक चक्कर कितने समय में लगाता है? बताइए, सभी लोग बताइए। बिल्कुल 25 सेकंड में लगाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। 25 मिनट में लगाता है ये मत लगा दीजिएगा, ठीक है, सेकंड है, ये बात ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 59 है, विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है? श्वसन के लिए, रुधिर स्पंदन के लिए, रुधिर परिसंचरण के लिए या फिर पाचन के लिए? विलियम हार्वे ने रुधिर परिसंचरण की खोज की थी। सी ऑप्शन आपका राइट है। पूछा जाता है विलियम हार्वे ने रुधिर परिसंचरण की खोज कब की थी, इनका जन्म हुआ था, इनका ये किस देश के थे, इन सभी प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे। विलियम हार्वे मानव शरीर में रक्त परिसंचरण की खोज के लिए प्रसिद्ध है। विलियम हार्वे एक अंग्रेज चिकित्सक थे। उनका जन्म 1 अप्रैल 1578 को फोल्केस्टोन केंट, इंग्लैंड में हुआ था और उनका निधन 3 जून 1657 को लंदन में हुआ था। प्रश्न नंबर 60 है, श्वेत रक्त कणिकाओं की उत्पत्ति होती है अस्थि मज्जा में, अस्थि में, धमनियों व शिराएं में या उपरोक्त सभी में? श्वेत रक्त कणिकाओं की उत्पत्ति यानी जो व्हाइट ब्लड होता है ये हमारे शरीर में कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में बनता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर आपका 61 क्या है, एक स्वस्थ शरीर में कितना रक्त होता है? लगभग 5 लीटर होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 62 क्या, 62 नंबर, औसतन मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो देखिए औसतन पूछा है तो 70 से 72 बार होगा। बी ऑप्शन आपका राइट है। बाकी सभी लोग जानते हैं 72 टाइम्स आपका हृदय धड़कता है 1 मिनट में यानी 60 सेकेंड में, ठीक है। चले प्रश्न नंबर 63 क्या है आपका, किसमें लाल रुधिराणु केंद्रक विहीन होते हैं? किसमें? मछलियों में, जो भेल शिशु होते हैं उसमें, पक्षी में या फिर मनुष्य में? किसमें जो लाल रुधिराणु होते हैं वो केंद्रक विहीन होते हैं? तो ये मनुष्यों में होते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। लाल रुधिराणु मनुष्यों में केंद्रक विहीन होते हैं। प्रश्न नंबर 64 क्या है, मनुष्य में हीमोग्लोबिन रंग कहाँ होती है? प्लाज्मा में, प्लीहा में? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। यकृत कोशिकाओं में या फिर लाल रुधिराणुओं में? मनुष्य में हीमोग्लोबिन रंग कहाँ होती है? तो ये लाल रुधिराणुओं में होती है। डी ऑप्शन आपका राइट है। हीमोग्लोबिन क्या करता है हमारे शरीर में? तो ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है। आपके शरीर में अच्छा अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो आपका सांस फूलने लग जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 65 है, विटामिन बी के प्रचुर स्रोत हैं, किसके स्रोत हैं ये? तो जिगर के प्रचुर स्रोत हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। लीवर, ठीक है, लीवर, जिगर को लीवर कहते हैं, ध्यान रखिएगा इंग्लिश में। एमिनो एसिड के लीकिंग को कहा जाता है, यानी एमिनो एसिड का अगर लीक हो रहा है कहीं से तो उसको क्या कहा जाएगा? संघनन प्रतिक्रिया कहा जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 67 क्या है, आहार में कार्बोहाइड्रेट का एक कार्य है। आहार में कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? तो आपूर्ति ऊर्जा ऊर्जा की आपूर्ति करता है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 68 है, इनमें से कौन सा पेट में मुख्य रूप से पच जाता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या लिपिड? तो प्रोटीन जो होता है, ठीक है, पेट में आसानी से पच जाता है, ठीक है। चले बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 69 आपका, नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास क्या हैं? मुख्य पोषक तत्व हैं, गौण पोषक तत्व हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व हैं या कोई नहीं? तो जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटास है, ये हमारे शरीर के लिए मुख्य पोषक तत्व हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 70 क्या है, मानव में परिवर्तन की श्रृंखला कहलाती है? मानव में परिवर्तन की श्रृंखला विकास कहलाती है, डेवलपमेंट कहलाती है? बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 71 क्या है आपका, व्यक्ति के जीवन में एक निश्चित समय में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? विकास कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं? बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 72 क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली क्रमिक और प्रगतिशील श्रृंखला को क्या कहते हैं? तो जीवन पर्यंत चलने वाली क्रमिक और प्रगतिशील
श्रृंखला को क्या कहेंगे? बिल्कुल विकास कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 73 पूछा गया है, वंशानुक्रम के निर्धारक हैं जीन, गुणसूत्र, शुक्राणु या अंडाणु। वंशानुक्रम के निर्धारक आपके जीन होते हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 74 आपका पूछा गया है, बीजकोष को निरंतरता का नियम किसने प्रतिपादित किया? बीजकोष की निरंतरता का जो नियम है लैमार्क ने किया था, बिजमैन ने, फ्रायड ने या फिर वाटसन ने? ध्यान रखेंगे, बीजकोष की निरंतरता का नियम बिजमैन ने दिया था। बी ऑप्शन आपका राइट है। कब दिया था यह भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, कब दिया था ये मेंशन नहीं किया गया है। देखिए, बीजकोष यानी जर्मन प्लाज्म की निरंतरता का सिद्धांत जर्मन जीवविज्ञानी ऑगस्ट बिजमैन ने दिया था। बीजकोष को जर्मन प्लाज्म भी कहा जाता है, जर्म प्लाज कहा जाता है, ठीक है, जर्म प्लाज्म कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, इस सिद्धांत के मुताबिक सिर्फ जर्म कोशिकाओं को प्रभावित करने वाले लक्षण ही वंशानुगत होते हैं। जर्म प्लाज्म की निरंतरता बनी रहती है, लेकिन दैहिक कोशिकाओं का प्रोटोप्लाज्म अगली पीढ़ी में नहीं पहुंच पाता, इसलिए यह अगली पीढ़ी में लक्षणों को नहीं ले जाता। प्रश्न नंबर 75 है आपका, किस नियम के अनुसार संतान की शारीरिक मानसिक योग्यता उसके माता पिता से मिलती है? शरीर नियम के अनुसार, समानता का नियम के अनुसार, सामाजिक नियम के अनुसार या फिर भिन्नता के नियम से? बताइए किस नियम के अनुसार जो बच्चे होते हैं इनका जो शरीर है, इनका जो दिमाग है और इनका जो योग्यता है वो माता पिता से मिलती है? तो ये समानता के नियम से मिलती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 76 है। 76 नंबर प्रश्न है, भिन्नता का नियम किसने प्रतिपादित किया? लैमार्क ने, डार्विन ने या फिर दोनों ने? तो लैमार्क और डार्विन इन दोनों ने भिन्नता के नियम को प्रतिपादित किया है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, ए और बी दोनों। प्रश्न नंबर 77 आपका क्या पूछा गया? 77, किस नियम के अनुसार बालक अपने माता पिता की विशिष्ट गुणों को ग्रहण करता है? विशिष्ट नियम के अनुसार, प्रत्यागमन के नियम के अनुसार या फिर विकास के नियम के अनुसार? किस नियम के अनुसार जो बच्चे होते हैं अपने माता पिता के विशिष्ट गुणों को ग्रहण करते हैं? तो ये प्रत्यागमन के नियम से, ठीक है, प्रत्यागमन के नियम से जो बच्चे होते हैं अपने माता पिता के विशिष्ट गुणों को ग्रहण करते हैं। 77 का बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 78 है, दमित विचार, भावनाएं, अनुभव किस मन में होते हैं? अचेतन मन में, चेतन मन में, पूर्व चेतन मन में या सभी में? दमित विचार, भावनाएं, अनुभव ये अचेतन मन में होते हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 79 क्या है? लिबिडो क्या है? लिबिडो क्या है बताइए सभी लोग। बिल्कुल, लिबिडो जीवन मनोवृत्ति की ऊर्जा है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 80 क्या पूछा गया है? ध्यान से देखेंगे, बालक के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है? गोदी अवस्था, मुखी अवस्था या गुप्तावस्था या उत्तर लैंगिक अवस्था? बताइए, बालक के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी होती है? तो मुखी अवस्था होती है। 80 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 81 आपका पूछा गया है, उत्तर लैंगिक अवस्था की अवधि कब तक है? उत्तर लैंगिक अवस्था की जो अवधि है 3 से 5 वर्ष होती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 82 क्या है? 82 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है, निम्न में से वातावरणीय तत्व नहीं है? भोजन, परिवार, संस्कृति या फिर जन्मजात क्षमता? कौन वातावरणीय तत्व नहीं है? बताइए। बिल्कुल, जन्मजात क्षमता जो होती है वातावरणीय तत्व नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 83 आपका पूछा गया है, माता पिता की प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है? तो माता पिता के प्रत्येक कोशिका में 23 गुणसूत्र होते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 84 है, गर्भावस्था शिशु की अवस्था 3 माह में लंबाई होती है? तो गर्भावस्था में जो बच्चे होते हैं छोटे, इनकी 3 माह में जो लंबाई होती है 6 सेंटीमीटर होती है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 85 है। 85 नंबर प्रश्न है, समस्त शरीर रचना
आकार तथा आकृतियों का निर्माण किस अवस्था में होता है? बताइए, आप सभी लोग बताइए किस अवस्था में होता है? बिल्कुल, समस्त शरीर की जो रचना है, आकार है और जो आकृति होती है यह भ्रूण अवस्था में होती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, प्रश्न नंबर आपका 86 पूछा है, 86 नंबर प्रश्न है। डायरिया, पेचिस, कब्ज और पेट में गैस शिशु का किससे संबंधित रोग है? तो यह शिशु का पाचन से संबंधित रोग होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। यानी छोटे बच्चों को डायरिया है, पेचिस है, कब्ज है या फिर पेट में गैस है तो समझ जाइए कि उनको पाचन से संबंधित दिक्कत है। ठीक है, चले प्रश्न नंबर 87 है। विटामिन ए की कमी से शिशु में कौन सा रोग होता है? तो देखिए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। क्या होता है? रतौंधी रोग हो जाता है। ठीक है, यानी ये रातों को दिखाई नहीं देता है विटामिन ए की कमी से। तो इसे दूर कैसे किया जाए सर? तो देखिए, गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए होता है। ठीक है, गाजर का सेवन अत्यधिक मात्रा में करें, ध्यान रखेंगे। तो आंखें लाल होना या फिर नेत्र रोग, बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 88 है, 88 नंबर। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 89 क्या है? गर्भाधान के पश्चात शिशु बालक होगा या बालिका, इसका निर्धारण होता है। यानी गर्भाधान के दौरान, ठीक है, गर्भाधान के पश्चात शिशु यानी जो बच्चे हैं वो बच्चा होगा या फिर बच्ची होगा, इसका निर्धारण कौन करता है? अंडाणु द्वारा होता है, शुक्राणु द्वारा, क्रोमोसोम्स के द्वारा या उपरोक्त सभी के द्वारा? तो क्रोमोसोम्स के द्वारा पता लगाया जाता है कि बच्चा है या फिर बच्ची है। ठीक है, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? तो ये 23 जोड़े होते हैं। ठीक है, और संख्या में ये आपके 46 होते हैं। पूछा भी जाता है एक कोरिकुलर कोर्स में कि गुणसूत्र कितने होते हैं? तो संख्या में 23 जोड़े और आपके गिनती में 46 होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 90 क्या है? स्त्री अंडाणु में जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं वे समान होते हैं और कहलाते हैं। तो ये समान होते हैं और एक्स क्रोमोसोम कहलाते हैं। ठीक है, स्त्री अंडाणु में क्या होगा? एक्स क्रोमोसोम होता है, एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है वे और समान होता है, ध्यान रखेंगे। ये ऑप्शन आपका राइट है। और पुरुष में वाई क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, चलें देखिए, यहाँ पर पूछा है बालक लिंग का निर्धारण पुरुष शुक्राणु करता है तो वाई क्रोमोसोम्स करता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 92 क्या है? शैशवावस्था जीव की सबसे महत्वपूर्ण काल है। यह कथन किसका है? न्यूमैन का, फ्रायड का, स्टैग का या फिर वैलेंटाइन का? बताइए। शैशवावस्था जीव की सबसे महत्वपूर्ण काल है, ये स्टेटमेंट न्यूमैन का है। ये ऑप्शन आपका राइट है। इन्होंने कहा था न्यूमैन ने कि जो शैशवावस्था है ये जीव की सबसे महत्वपूर्ण काल होती है। प्रश्न नंबर 93 क्या है? 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह कथन किसका है? बताइए, स्टेटमेंट किसका है? क्रो एंड क्रो का, एडलर का, फ्रायड का या फिर न्यूमैन का? बताइए। बिल्कुल, क्रो एंड क्रो ने कहा था कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 94 है, 94 नंबर। व्यक्ति का जितना, ठीक है, व्यक्ति का जितना की मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। यह किसका कथन है? तो ये स्टेटमेंट जॉन बैनिस्टर गुडनईफ का है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, इनका ध्यान रखिएगा, नाम केवल गुडनईफ लिख करके ऑप्शन में देता है आपके एग्जाम में। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे, पूरा नाम नहीं लिखता है। देखिए, शैशवावस्था की विशेषताएं हैं नैतिकता का अभाव, आत्म प्रेम की भावना, कल्पना की सजीवता। बताइए, शैशवावस्था की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो ये सभी विशेषताएं शैशवावस्था की हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है, सभी। प्रश्न नंबर 96 क्या है? बच्चों में होने वाले संक्रमण रोग हैं। तो खसरा, छोटी माता, पीलिया और पोलियो, ये सभी बच्चों में संक्रमण के कारण होते हैं। ठीक है, ये ज्वर नहीं है, केवल ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 97 क्या है? 97 नंबर। बाल विकास वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक करता है। यह कथन किसका है? ये स्टेटमेंट क्रो एंड क्रो का है। ये ऑप्शन आपका राइट है।
क्रो एंड क्रो ने कहा था कि जो बाल विकास है वह विज्ञान होता है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत यानी मरने तक का करता है। प्रश्न नंबर 98 क्या है? शैशवावस्था होती है रास के अनुसार, यानी शैशवावस्था कितने वर्ष का होती है जो रास महोदय हैं इनके अनुसार? तो 1 से 3 वर्ष होती है। ये ऑप्शन आपका राइट है। ध्यान रखिएगा, रास के अनुसार शैशवावस्था 1 से 3 वर्ष का होता है। प्रश्न नंबर 99 क्या है? जन्म से लेकर 15 दिन की अवस्था को कहा जाता है। जन्म से लेकर के 15 दिन की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 100 है आपका, शैशवावस्था जन्म से 3 वर्ष तक होती है, यह कथन किसका है? कप्पू स्वामी का है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अभी आपने कहा है सर जी रास है, तो रास के अनुसार लिखा था। रास के अनुसार जो शैशवावस्था है इसका उम्र 1 से 3 वर्ष होता है और शैशवावस्था का जन्म से 3 वर्ष तक होता है, ये कप्पू स्वामी ने कहा था। प्रश्न नंबर 101 क्या है आपका? जन्म से दूसरे सप्ताह के अंत से दूसरे वर्ष के अंत तक की अवस्था कहलाती है, तो यह बचपनावस्था कहलाती है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 102 आपका पूछा गया, उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष की आयु से वयःसंधि अवस्था के आरंभ होने तक 11 और 12 वर्ष के बीच होती है, यह कथन किसका है? ये स्टेटमेंट है हरलाक महोदय का। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 103 क्या है? वंशानुक्रम में अभिप्राय माता और पिता के शारीरिक और मानसिक गुणों का संतानों में हस्तांतरण है, यह कथन किसका है? तो ये स्टेटमेंट जेम्स ड्रेवर का है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 104 है, समानुपातों का नियम संबंधित है। समानुपातों का नियम किससे संबंधित है? भाषा के विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, शारीरिक विकास से या व्यक्तित्व विकास से? बताइए। समानुपातों का नियम संबंधित है, किससे संबंधित है? शारीरिक विकास से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 105 है, लास्ट प्रश्न है ये आपका, जन्म की समय एक सामान्य शिशु की औसत लंबाई तथा भार होती है। तो जन्म के समय जो शिशु की लंबाई होती है 19.5 इंच होती है, ठीक है, और जो भार होती है 7.5 पाउंड होती है। ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, उम्मीद है साथियों आपको जानकारी अच्छा लगा होगा, क्लास अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इस क्लास को आगे ज़रूर शेयर करिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपसे रिक्वेस्ट है एक लाइक करके जाइएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप 3 साल हमारे साथ जरूर जुड़े रहें। बीए सेमेस्टर वाला दिन रात आपके लिए मेहनत करता है, दिन रात आपके लिए मैं मेहनत करूंगा। मॉडल पेपर भी दे रहा हूं, ये आपका लास्ट मॉडल पेपर था। एग्जाम आने से पहले आपको महासंग्राम रिवीजन भी क्लासेस मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा दिया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, जा करके आप बाकी सारी जितने भी क्लासेस हैं सभी को अटेंड आपको करना है। ठीक है, मिलते हैं जल्द ही आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।